हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ जो तुम लोगों ने प्रीवियस कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट्स में लिखे थे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिला फातिमा, कैन यू प्लीज़ टेल हाउ टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी और स्पीड टू कंप्लीट अ चैप्टर एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ कंप्लीटिंग अ चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये नहीं कोशिश करनी कि बहुत जल्दी जल्दी सब कर लें, क्योंकि अगर हम लोग बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस कर देते हैं। ओके, एंड अपने फ्लो में रहो। ये मत सोचो कि कोई और जल्दी कर रहा है और हमारा नहीं हो पा रहा है। लर्निंग इज़ नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। टाइम लगता है, शुरू में बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम इन्वेस्ट करो और वही वर्थ इट होगा। अगर तुम टाइम इन्वेस्ट करोगी देन दैट विल बी वर्थ इट। बी इन योर ओन फ्लो, अपने फ्लो में रह के करो एंड इवेंचुअली जो तुम्हारा खुद का फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर तुम एंड पे हो, मतलब प्रिपरेशन अभी तुम्हें एग्ज़ाम देना है 2021 वाला, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान दो और जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको स्किप कर दो। जैसे मैंने लास्ट मोमेंट में, लास्ट के 5 डेज़ में ज़्यादा पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था। तो वो कैसे किया था? मेरी स्पीड बहुत तेज़ नहीं थी, बट मैंने लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप किया था और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सिर्फ उन पे फोकस किया था। ओके, सो डोंट थिंक अबाउट फ्रीक्वेंसी, जस्ट बी इन योर ओन फ्लो। इवेंचुअली योर ओन फ्लो विल इम्प्रूव। सेकेंड पार्ट वॉज व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ कंप्लीटिंग अ चैप्टर। देखो, अप्रोच के लिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि कैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो यू कैन चेक दोज वीडियोज़। द ओनली थिंग स्टॉपिंग मी इज़ डिस्ट्रैक्शन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग टू कम्प्लीट, प्लीज सजेस्ट समथिंग। फरहा दीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन को कम्प्लीटली इराडिकेट कर दो। डिस्ट्रैक्शन को इराडिकेट कर दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। नीट के एग्ज़ाम तक सारे डिस्ट्रैक्शन को एकदम हटा दो, इराडिकेट कर दो जो भी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। एंड इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग टू कम्प्लीट, व्हाट यू कैन डू कि उनमें तुम देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कौन से टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो पहले सिर्फ उस चैप्टर का सिर्फ वो टॉपिक कर लो, फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ, उसका भी सिर्फ वही टॉपिक करो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। ऐसे करके करो, और जब एक बार तुम ऐसे कर लो फिर तुम लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, ठीक है। और जो तुम्हारे अभी टॉपिक्स चल रहे हैं उनको अच्छे से करते रहो, ताकि फर्दर ये तुम्हारे बैकलॉग में ऐड ना हो। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हालांकि उसकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब बहुत ख़राब है, बट उसमें टिप्स हैं कुछ बैकलॉग को कंप्लीट करने के। ओके, एंड डोंट वरी अबाउट बैकलॉग, जस्ट गिव योर बेस्ट and don't worry. Next, Dee, please make a video on how to get 600 marks in NEET first attempt. Nelly Way 18. मैंने पहले से स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हुई हैं और मेरे खुद 600 प्लस आए थे। और अगर तुम उन स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखोगे, प्लस उसमें मेरी मिस्टेक्स भी हैं, और तुम अपने खुद की इंटेलिजेंस और मेमोरी यूज़ करोगे और हार्ड वर्क करोगे, देन डेफिनेटली यू कैन गेट मोर देन 700 एज वेल. Just check those videos, work hard, stay consistent. Also, is MBBS really tough? इस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि हम जिस भी फेज़ में होते हैं, अभी मैं MBBS कर रही हूँ, और हम जिस भी फेज़ में होते हैं हमें वो कभी भी आसान नहीं लगता है। हम जब उसको कर लेते हैं तो हमें आसान लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं छोटी थी, फर्स्ट क्लास में टेस्ट देने भी जाती थी, तो भी मुझे डर लगता था कि टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होगा, फर्स्ट क्लास का टेस्ट है ना, 6th क्लास में चले गए, बहुत बड़ा क्लास हो गया है, तो वो डर लगता रहता है। बट अब नहीं लगता ना, तो अब जब मैं MBBS कर लूँगी तो डेफिनेटली आई बी एबल टू से इट इज़ वेरी ईजी। और अभी मैं ये कह सकती हूँ कि एवरीबडी कैन डू इट, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा मैनेज करना। अभी आई एम डीलिंग विद इट, आई एम ट्राइंग टू मैनेज, बट एवरीबडी कैन डू इट। ऐसा मत सोचना कि मतलब शायद हम नहीं कर पाएंगे, एवरीबडी कैन डू इट. नेक्स्ट, ऋत्विक राजपूत. I am 2021 NEET aspirant. Whole year my study done smoothly, but in revision time I face many problem. Like every time I'm try to revise something, it feels like previous knowledge just vanish out, and I'm not feel much energetic and being consistent. Like whole year, please give your suggestion. First of all, तुम्हें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि देखो, जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी उस टाइम तुम्हें समझने में भी दिक्कत आ रही होगी। अभी रिसेंटली मैं एक जूनियर से बात करी थी, वो 11th क्लास में गया है, तो वो कह रहा था दीदी अभी मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रही है। तो तुम
शुरू में समझने में भी स्ट्रगल करते हो, तुम्हें क्लास में कुछ समझ नहीं आता है, थोड़े बहुत पॉइंट्स खाली समझ में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं और हम कहाँ तक आ चुके होते हैं, और एंड में क्या होता है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा होता है ऑलमोस्ट, हमें बस कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हो, यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग, यू नीड टू फील ग्रैटिट्यूड अबाउट इट। सो और फिर भूल जाना, वैनिश आउट होना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, मेरे साथ भी होता है, पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं, इट कीप्स गोइंग ऑन। ऐसे सोचो कि अभी जब तुमने पहले इतना टाइम तुम्हें लगा होगा एक चैप्टर को करने में, 15 डेज़ लगे होंगे, कोचिंग में तुमने किया होगा, और अभी देखो अभी तुम्हें काफ़ी कम टाइम लग रहा होगा इसके कंपैरिजन में। और मैं एक अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरा प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा ज़्यादा वीक रह गया था एंड में। तो एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले, नीट एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले क्या था कि मैंने वही प्लांट फिजियोलॉजी उठाया और मैं उसका एक चैप्टर पढ़ने लगी जो ज़्यादा वीक था। तो उसको पढ़ते टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, ये मुझे आता ही नहीं है चैप्टर, इसमें नई नई चीज़ें मिल रही थी मुझे, बट मैंने उसी टाइम उसको मार्क कर लिया और मैंने वो चैप्टर फिनिश कर लिया एक दिन पहले, उसके बाद मैंने रख दिया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसी में से मैंने जो मार्क किया था जस्ट एक दिन पहले, उसी में से क्वेश्चन आ गया था, और वो चीज़ मैंने पहली बार उससे पहले मैंने उसको नोटिस नहीं किया था, उससे पहले मुझे वो नहीं आता था। अगर मैं एक दिन पहले उसको ना पढ़ती तो शायद मैं वो क्वेश्चन ना मार्क कर पाती और मेरी रैंक काफ़ी नीचे गिर जाती। तो अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम इसमें कितनी सारी चीज़ें पढ़ोगे जो तुम्हें अभी नहीं आती होंगी, बट तुम इस फेज़ में पढ़ने के बाद तुम सीखोगे और उनको तुम करके आ जाओगे एग्ज़ाम में। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू बी एनर्जेटिक एंड यू आर वे अहेड देन यू थिंक यू आर। तुम्हें अभी नहीं पता है तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, शायद तुम बहुत आगे हो, शायद तुमने क्योंकि पढ़ा है कंसिस्टेंट रह गए थ्रू आउट द ईयर। सो बी कॉन्फिडेंट, जस्ट गिव योर बेस्ट इस टाइम पे भी। और इन दी एंड मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, तो वो भी तुम्हारे लिए ऋत्विक, तुम्हारे आंसर के लिए वो स्टोरी भी है, वो दूसरे कमेंट में भी फिट हो रहा था, तो मैं एंड में वो स्टोरी सुनाऊंगी, तो यू कैन स्किप बीच वाला वीडियो एंड तुम एंड में जाके वो स्टोरी सुन सकते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो, फियर तभी ओवरकम होता है जब हमें बहुत अच्छे से कोई चीज़ आती है, जब उसमें हम कॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक है। तो द ओनली वे ऑफ ओवरकमिंग फियर इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अपने आप हो जाएगा, तुम्हें बस क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन लगाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ एंड अपने आप ही फियर ओवरकम हो जाएगा, उसका कोई और तरीका नहीं है। और यू कैन वॉच द स्ट्रैटेजी वीडियोज़ विच आर देयर ऑन द चैनल, उससे तुम्हें काफ़ी सारे टिप्स या कैसे करना है, यू विल गेट अ गुड आइडिया। सो दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ श्रीनु हॉक आई। A lot of students during their 11th for NEET 2022, many of them have again started their preparation. The main issue here is they are finding 12 chapters hard since they haven't learned respective chapter in 11th. Also, we don't know proper number of questions per chapter in this case. Please guide about this, please दी। So first of all 11th तो सबका बेकार जाता है, बहुत सारे बच्चों का बेकार जाता है। इवन मैंने ऐसे भी लोगों से सुना है कि उनका 11th बहुत ख़राब गया, बट उन्होंने 12th में बहुत अच्छा करके नीट उसी साल क्लियर कर लिया, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग है। तो देखो, 11th ऐसा नहीं है कि शायद तुम्हारा 11th बेकार गया इसलिए 12th नहीं समझ में आ रहा है। 10th के बाद 11th में आने के बाद वैसे भी 11th कम समझ में आता है, वैसे भी दिक्कत आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छे से 11th पढ़ो भी, मेहनत करो, तब भी कई बार अच्छा नहीं हो पाता है, तब भी कई बार हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। क्योंकि 10th के बाद स्पेशली CBSE बोर्ड में अगर तुम 10th के बाद 11th में आते हो, तो हमारे केमिस्ट्री के सर थे, वो कहते थे कि मान लो कोई 10th क्लास कोई रिवर या है, तो 11 जो है समुद्र है, ओशियन है। 11th बहुत वास्ट हो जाता है 10th के कंपैरिजन में, CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो वो तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी 12th के चैप्टर्स समझने में, लेकिन बहुत कम चैप्टर्स हैं जो लिंक हैं 11 से, ज़्यादा चैप्टर्स लिंक नहीं है। तुम्हें धीमे धीमे समझ में आने लगेगा, तुम उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, मेहनत करो, आने लगेगा। और बाकी जो चैप्टर्स लिंक है, मैं सोच रही हूँ उसकी वीडियोस बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन से चैप्टर्स, हम 12th में आए हैं, 11th अच्छा नहीं गया है, तो 11th के कौन से चैप्टर्स करने की हमें ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ उसकी वीडियो मैं बना दूँगी। T-BEST, how to start from zero for all subjects, 11th strategy if you are dropper, how to complete course in 1 year। So देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 11th-12th की स्ट्रैटेजी हो या ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी हो, वो कुछ अलग नहीं होती है, बस फ़र्क टाइम का होता है, और टाइम भी ऑलमोस्ट सबको सेम मिलता है। अब मैं बताऊँ कैसे।
जो 11th-12th का स्टूडेंट होता है, मतलब जो 12th के साथ साथ नीट क्लियर करना चाहता है, उसको 2 साल का टाइम होता है। 2 साल वो अच्छे से करे तो कर सकता है आराम से। और जो ड्रॉपर होता है उसके पास कम टाइम होता है, 10 महीने 11 महीने का टाइम होता है, लेकिन उसको 11th-12th पहले से आता होता है, तो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे आ गए दोनों लोग, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी सेम रहती है, वैसे ही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, वैसे ही वही क्वेश्चन लगाने होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई हैं, यू कैन वॉच, एंड उससे ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो होती है, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, तो वो सब मैंने डाला हुआ है चैनल पे। और बाकी तुम्हें खूब मेहनत करनी है। जब तुम हार्ड वर्क करोगे तो इवेंचुअली तुम्हें स्मार्ट वेज तुम खुद ही डिस्कवर कर लोगे अपने। जब स्मार्ट वेज डिस्कवर करोगे और उसको अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करोगे तो अलग ही इफेक्ट आएगा उसका। किसी की बताई हुई चीज़ हम उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जब हम खुद उसको डिस्कवर करते हैं ना तो हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उसको लेके, और हम ज़्यादा अच्छे से उसको फॉलो कर पाते हैं। तो बेस्ट थिंग है कि मेहनत करो और स्मार्ट वेज के लिए थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देख लो, बाकी खुद ही डिस्कवर करने लगोगे तुम कि तुम्हें कैसे करना है। ओके। आज़ाद हुसैन, बस नमाज में हम लोग के लिए दुआ कर देना। ठीक है, बिल्कुल कर लूँगी। Afna Shebin, distraction, demotivation, even the registration has not yet started, no confirmation of dates. Suggest some good strategies to stay consistent and well focused, please. So, first of all, distractions को completely eradicate करना है, I've told you. Demotivation. So, demotivation के लिए what you can do is watch motivational videos, surround yourself with the people who motivate you. तो अगर ऐसे लोग नहीं हैं देन आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल मीडिया के टाइम पे तुम वीडियोस देख सकते हो। ये चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। मैंने देखा कि मतलब जब मैं कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स या देख रही होती हूँ, वीडियोस देख रही होती हूँ, तो अलग इम्पैक्ट पड़ता है मेरी लाइफ पे। जो भी कंटेंट मैं कंज्यूम करती हूँ, कई बार कोई एक पोस्ट होती है और वो ऐसी होती है कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो बी सेलेक्टिव कि तुम क्या कंटेंट सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हो, एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखो, उससे बहुत बहुत इम्पैक्ट बढ़ेगा। और तुम्हारा सेकंड पॉइंट की रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अनसर्टेनिटी है, तो देखो अब मैंने तो नहीं फेस की हैं ये चीज़ें, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम उस टाइम हुआ था जब वर्ल्ड कोविड फ्री था। बट देखो 2020 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2020 में नीट क्लियर किया, उस टाइम पे कितनी बार पोस्टपोन हो रहा था, कितनी न्यूज़ आ रही थी, और उस टाइम तो कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बट जिन्हें करना था उन्होंने किया, उन्होंने उस लॉकडाउन को भी एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ किया। मेरी कोचिंग में भी एक लड़की थी, अब उसकी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं थी, वो पहले उतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन में जब उसको टाइम मिला उसने उसको और अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, और कह रही थी कि उसकी वजह से उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि जो भी सिचुएशन है तुम उसको कैसे लेते हो, तुम उससे डिस्टर्ब होते हो या उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हो, है ना। बहुत सारे दो तरह के बच्चे होंगे, कुछ लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे उससे, कुछ लोग उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे होंगे। तो तुमको किस कैटेगरी में जाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू विल हैव टू डिसाइड इट। डिफ़िकल्ट है, मैं शायद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैंने नहीं फेस करी है वो चीज़, मेरे टाइम पे नहीं था। बट हाँ, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनमें भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकें, उनमें भी अपना बेस्ट दे सकें। ओके, सजेस्ट सम गुड स्ट्रैटेजीज टू स्टे कंसिस्टेंट एंड वेल फोकस्ड। सो कंसिस्टेंट रहना का वही कि सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु मोटिवेट्स यू, एंड वो तुम सोशल मीडिया पे एज अ कंटेंट कंजप्शन भी हो सकता है। एंड बाकी बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग एंड वर्क हार्ड, थिंक अबाउट योर गोल, थिंक अबाउट कि तुम्हें कैसा फील होगा व्हेन यू विल अचीव इट, एंड योर लाइफ विल बी डिफरेंट। सो या जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम, एंड जैसे थॉट्स हमारे होते हैं उसी हिसाब से हमारे एक्शन होते हैं। सो बेसिकली वर्क ऑन योर थॉट्स एंड एक्शन पे भी वर्क करना है, वर्क हार्ड। गौहर वानी, आई फाइंड इट हार्ड टू मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पूछो अपने आप से, क्या तुम सच में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हो, और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी लाइफ अलग होगी क्या, उसका जो तुम्हें 2 साल बाद 1 साल बाद जो तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा क्या कुछ अलग मिलेगा, और अगर तुम नहीं मेंटेन कर पाए तो क्या कुछ अलग रिज़ल्ट मिलेगा और तुम्हें वो गैप दिख जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम करना चाहते हो, तुम सच में यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बट यू आर नॉट एबल टू डू सो, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दो ताकि जब वो कुछ ऐसा डिसिप्लिन से हट के कुछ काम करे तो उसे फ़ौरन रियलाइज़ हो जाए कि उसे ये नहीं करना चाहिए और वो उससे हट जाए। ठीक है,
और तुम क्या कर सकते हो, यू कैन स्टिक थिंग्स ऑन योर वॉल कि तुम्हें ये करना है। उससे तुम अपने ब्रेन को बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे होगे। कई बार हम इंस्ट्रक्शन देना भी तो भूल जाते हैं ना, तो अपने वॉल पे स्टिक करके लगा लो, जैसे मैंने लगाया हुआ है, विल शो इट। सो उसको तुम वॉल पे स्टिक करके लगा लो। उसको जब बार बार रीड करते रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन उसी के हिसाब से वर्क करेगा, उसको याद रहेगा कि जो वो डिसिप्लिन से हट के कुछ काम कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए था। और जब उसको याद रहेगा तो फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे कि तुम जो है उस पर जो तुम कर रहे हो उस पर स्टिक रहना चाहते हो या उसको हटा के अपनी पढ़ाई करना चाहते हो। ठीक है, तो फिर तुम्हें चूज़ करना होगा। फिर तुम पढ़ाई को चूज़ करोगे क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा गोल बड़ा है, तुम्हें पता है कि तुम्हें उसे अचीव करना है। और अगर तुमने इस टाइम पे स्विच नहीं किया पढ़ाई को, देन यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव दैट। ओके, सो दिस इज़ अ वे विच यू कैन फॉलो। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट टू डू दिस टाइम व्हेन माय सिलेबस वाज डन। वालेकुम अस्सलाम जक्स्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन माय सिलेबस इज़ डन, सो यू हैव टू रिवाइज, जस्ट रिवाइज एंड कीप रिवाइजिंग। जितनी बार रिवाइज हो पाए जस्ट रिवाइज। डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन, गिव अप इजीली, व्हाट शैल आई डू, ज़हरा बतूल, फौजान सईद। सो डिस्ट्रैक्शन को इरेडिकेट करना है। डीमोटिवेशन के लिए सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु मोटिवेट यू, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो। गिव अप इजीली, तो इसके लिए मैं कहानी सुनाने वाली हूँ। इसी के लिए मैंने ऋत्विक नाम था ना, हाँ, ऋत्विक राजपूत को भी रोका था। तो ये स्टोरी मैंने थिंक ग्रो एंड रिच में पढ़ी थी। मिस्टर डार्बी होते हैं, वो गोल्ड डिग कर रहे होते हैं, माइन से गोल्ड की डिगिंग कर रहे होते हैं। तो माइन की डिगिंग कर रहे होते हैं गोल्ड ढूंढने के लिए बेसिकली। तो उनको शुरू में गोल्ड मिल जाता है, बट फिर उनको निकालने के लिए उसको और मशीनरी चाहिए होती है। तो वो मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, बहुत लंबे टाइम तक डिगिंग करते हैं, अपने रिलेटिव से पैसे लेके मशीनरी खरीदते हैं, बहुत महंगी वो मशीनरी आती है। और फिर क्या होता है कि जब वो डिग करने जाते हैं तो वो जो गोल्ड होता है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, उनको नहीं मिल पाता है। फिर जो गोल्ड की वेन होती है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर क्या करते हैं, वो डिग करते रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक करते रहते हैं। बट फिर क्या होता है, फिर एक टाइम पे डिग करते करते वो गिव अप कर देते हैं। फिर वो क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं और डिग फर्दर नहीं करते हैं। फिर बाद में पता क्या चलता है कि जहाँ पे उन्होंने रोका था वहाँ से गोल्ड सिर्फ 3 फीट के डिस्टेंस पे था। सोचो, इतनी मेहनत करी, इतने पैसे मशीनरी में खर्चा किए, बट वहाँ पे आके गिव अप कर दिया जब गोल्ड जो है वो सिर्फ 3 फीट के डिस्टेंस पे था। तो इसलिए हमें गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। ऋत्विक, तुम्हारे केस में सेम ऐसा हो सकता है कि तुम अपने गोल के बहुत करीब हो, बट तुम्हें ऐसा सिर्फ लग रहा है कि तुम बहुत दूर हो, है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ वैनिश आउट हुआ जा रहा है। बट शायद अगर तुम अभी टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, अभी तुम डिगिंग कर लो, तो तुम पहुँच जाओगे वहाँ तक। ठीक है, मैं एक लाइन में सुनाना चाहूँगी तुम लोग को। One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat। तो मतलब अगर हमें कुछ टाइम के लिए लग रहा है कि हम हार गए, है ना, और हम उस टाइम पे हार मान लेते हैं, तो ये मेन कॉज होता है फेलियर का, उस टाइम पे हार मान लेना। ठीक है, 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल मैन पे स्टडी की गई तो पता चला कि सबसे बड़ा सक्सेस उनको तब अचीव हुआ जब उन्होंने कोई हार का सामना किया, कोई डिफ़ीट फेस करी उन्होंने, और वहाँ पे रुके नहीं, वो लोग स्टेप्स लेते गए। और उस डिफ़ीट के बाद जस्ट एक स्टेप के बाद उनको सबसे बड़ा सक्सेस उन्होंने अचीव किया। लाइन है, मोर देन 500 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन दिस कंट्री हैज़ एवर नोन told the author that greatest success came just one step beyond the point at which defeat had overtaken them। सो तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई फेलियर है, किसी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, शायद तुम्हें नहीं पता है कि तुम अपने नेक्स्ट जो सक्सेस है शायद तुम उससे बहुत करीब हो और तुम्हें पता नहीं है। इसलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, भले ही हमें लग रहा हो कि हम बहुत पीछे हुए जा रहे हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल। अभी और बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो आई विल टेक दोज कमेंट्स फर्दर इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।